ओके, सो स्वागत कर रहा हूं आप सभी बच्चों का आज की इस वीडियो सीरीज में जो स्टार्ट होने जा रही है, जिसका ये पहला वीडियो। ठीक है, हम लोग देखेंगे एक एक डिटेल ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशन जो फर्स्ट चैप्टर है आपका 5 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। गाइस, जो लोग नए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो में, बता देता हूं, आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए चैप्टर के वेटेज के हिसाब से, ना कि रैंडमली कैसे भी जैसे अब तक 9th में पढ़ते आ रहे हो वैसा मत पढ़ाई करना। वैसे अगर पढ़ाई करोगे तो कहीं के नहीं बचोगे। ठीक है, तो बेटर है कि आप वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करो। वेटेज इस चैप्टर का कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। मतलब ये जो चैप्टर है तुम्हारे पेपर में 5 मार्क्स के लिए आएगा। दैट इज कंफर्म। ठीक है, दैट इज कंफर्म। यहाँ पे हर चीज कंफर्म्ड होती है, उस हिसाब से बच्चे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्रेविटेशन के बारे में बता देता हूँ। ग्रेविटेशन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन? बचपन से लेकर अब तक बड़े होने तक आप लोग सब लोग ने कभी ना कभी ये जो वर्ड है ये आपके सामने आया होगा, ग्रेविटेशन, राइट? तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन बेसिकली होता क्या है? ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण हम लोग कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ग्रेविटी इज बेसिकली, मान लो धरती है, धरती के ऊपर हम लोग जी रहे हैं, राइट? तो धरती के ऊपर रहने के लिए बहुत एसेंशियल चीज हमारे लिए ये है कि ग्रेविटी बनी रहे, क्योंकि हम लोग इस हिसाब से अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं, राइट? अचानक से मान लो ग्रेविटी खत्म और सब कुछ उड़ने लग जाए। ठीक है, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, लेकिन राइट स्टार्टिंग में अगर आप सोच के देखो ना, स्टार्टिंग में ग्रेविटी खत्म हो गई, मजा आ रहा है, ठीक है सर, सब उड़ रहे हैं, ठीक है, पहले दिन मजा आया, दूसरे दिन मजा आया, तीसरे दिन मजा आया, 1 महीने तक मजा आ गया, लेकिन 1 महीने बाद क्या? खाना कैसे बनाओगे? सोचो जरा, खाना कैसे बनेगा? ठीक है, आपका सिलेंडर उड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपकी हवा, आपके, हाँ, दाल ऊपर आपका चला गया है, ठीक है, चावल आपका पता चला उड़ के किसी के और के घर में चला गया, खाओगे कैसे? किसी का खाना आपके मुंह पे आके चिपक गया, कैसे खाओगे? ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड लर्न अबाउट ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन होता क्या है, ठीक है, व्हाट ऑल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट ग्रेविटी के अंदर। तो ग्रेविटी जो है ये एक इसकी जो इंटेंसिटी है बहुत कम है। मतलब आप समझ पा रहे हो, इंटेंसिटी बहुत कम है, यानी कि इंटेंसिटी क्या होती है? मैं किसी को चमाट मारूं, ठीक है, तो अगर मैं जोर से मारूं तो मैं कहूंगा इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर मैं धीरे से मारूं तो मैं क्या कहूंगा? इंटेंसिटी कम है। तो इसको कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कम है ग्रेविटी की, लेकिन इंपैक्टफुल है। इंपैक्टफुल कैसे है सर? कैसे इंपैक्टफुल है? क्वेश्चन ये आना चाहिए सर, कैसे इंपैक्टफुल है? मैं बताता हूं कैसे इंपैक्टफुल है। ठीक है, आपके आसपास, ठीक है, अगर आप सोचो, यानी कि अपने धरती के आसपास कितने प्लैनेट्स? और 8 प्लैनेट्स है, राइट? प्लूटो को छोड़ के, मतलब प्लूटो डॉग प्लैनेट है। सन ने प्लूटो तक को खींच के रखा हुआ है, प्लूटो तक को खींच के रखा हुआ है, जहां पे आपको अगर पहुंचना है, आज अगर आप एक स्पेसशिप लेके निकलो, ठीक है, स्पेसशिप की जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत, ठीक है, यू कांट इवन इमेजिन। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी अगर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं तो 11 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, 11 किलोमीटर पर सेकंड। आप सोचो, इमेजिन करो, आपने टक किया, आप 11 किलोमीटर दूर पहुंच गए, आपने दूसरा टक किया, आप 22 किलोमीटर दूर पहुंच गए, आपने एक और टक किया, आप 44 किलोमीटर, दैट इज 44 किलोमीटर दूर। ये होती है स्पीड। मान लो ये स्पीड से मैं जा रहा हूं, मेरे को फिर भी सालों लग रहे हैं, ठीक है, मैं स्पेसशिप में बैठा, मेरे को सालों लग रहे हैं। तो सन ने उस प्लैनेट तक को खींच रखा है जिसको पहुंचने के लिए हमको कई साल लग जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? कई साल दूर है यहां से, ठीक है, हमारे में। तो इतने दूर तक इंटेंसिटी रही है सन की। सन इतने दूर की चीजें तक को खींच पा रहा है अपनी ताकत से। और ये ऐसा एक सन नहीं है, ऐसे बहुत सारे सन्स है जिसकी ताकत और भी कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम स्टार्ट करोगे स्टार से, तुम किसी प्लैनेट तक पहुंचते पहुंचते, जहां तक उसका ताकत है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहां तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। आर यू गेटिंग इट? 60 साल, 70 साल, 80 साल खत्म हो गए, फिर भी तुम पहुंच नहीं पाए उस प्लैनेट तक। ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। दिस इज हाउ ग्रेविटी वर्क्स। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, अर्थ के आसपास क्या घूम रहा है, क्या दिखता है, हर रात को क्या निकलता है? मून, राइट? तो मून क्यों हमारे आसपास चक्कर काट रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, धरती क्यों सन के आसपास चक्कर काट रही है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो दिस इज द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स जो हर तरफ एक्ट हो रहा है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में। देयर इज ओनली वन फोर्स व्हिच इज एक्टिंग, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? तो दिस वाज ग्रेविटेशनल फोर्स का इंट्रोडक्शन फॉर यू। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, व्हिच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, लेकिन नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? व्हाई वी आर लर्निंग सेंट्रीपिटल फोर्स? क्या होता है सेंट्रीपिटल? देखो, जब भी कोई भी बॉडी सर्कुलेशन मोशन में घूम रही है, ठीक है, व्हेनेवर इट इज रिवॉल्विंग इनटू सर्कुलर मोशन, ओनली देयर आर 2 चांसेस, 2 फोर्सेस एक्ट होंगे उसमें। कितने? 2। कितने? 2 फोर्सेस। तो सर कौन कौन से 2 फोर्सेस हैं? एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा मैंने? एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं किसी बच्चे को पकड़ूं, ठीक है, मैं किसी बच्चे को पकड़ूं और घुमाऊं, ठीक है, और मैं घूमना शुरू, ठीक है, और घूमते 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 मैंने उस बच्चे को छोड़ दिया। ठीक है, मैंने क्या किया? उस बच्चे को छोड़ दिया। अब बच्चे का तो हुआ सो हुआ, ठीक है, जो बच्चे का होगा वो तो होगा ही,
है ना, जो मेरे साथ होगा वो तो होगा ही, दैट इज द सेकंड थिंग। बट हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हमारे अंदर चुल थी एक्सपेरिमेंट करने की, तो हमने वो एक्सपेरिमेंट किया, हमने उस बच्चे को घुमाया और लास्ट में उस बच्चे का हाथ छोड़ दिया। तो मेरे को बताओ क्या होगा, बता सकते हो? व्हाट विल हैपन? बच्चा दूर जाके गिर जाएगा। ये जो दूर जाके गिरने वाला फिनोमिनन है, इसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। गोल घूमते 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 कोई भी चीज जब बाहर की तरफ चली जाए तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसी का ऑपोजिट, कोई चीज घूमते 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 अगर अंदर की तरफ गिर जाए तो दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल समझ में आया, अंदर की तरफ। तो फोर्स विच परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन, ठीक है, एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अ फोर्स विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन बट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो एग्जांपल ले लो, एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, वो एक बॉल लेकर घुमा रहा है। ठीक है, वो एक बॉल लेकर घुमा रहा है, इमेजिन करना जोर जोर से घुमा रहा है। ठीक है, घुमाते घुमाते अचानक से वो रुक गया, तो क्या होगा मेरे को बताओ? मतलब एक आदमी है, एक रस्सी है, रस्सी के एंड में एक बॉल है और वो घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, वो रुक जाता है अचानक से, क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, राइट, वो आगे ऐसे नीचे लटक जाएगा, बराबर। तो दिस इज अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, कि कोई भी चीज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो धरती घूम रही है, सन के आसपास घूम रही है, क्यों घूम रही है? बिकॉज सेंटर में कौन है? सेंटर में, यहां पे सेंटर में कौन है? सन है, और धरती यहां पे घूम रही है, लेकिन गोल घूम रही है। ठीक है, गोल तो घूम रही है, लेकिन क्यों घूम पा रही है? बिकॉज उसको सन ने क्या किया हुआ है? खींचा हुआ है अपनी तरफ। सन ने क्या किया हुआ है? खींचा हुआ है, इसलिए उसको गोल गोल घूमना पड़ रहा है, धरती को गोल गोल इसलिए घूमना पड़ रहा है। यही फिनोमिनन पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। यही फिनोमिनन, ये जो फिनोमिनन है, फिनोमिनन मतलब ये जो चीज हो रही है, ये पूरे यूनिवर्स में सेम हो रही है, एंटायरली हर हर जगह हो रही है। देखो मून के आसपास कौन घूम रहा है? सॉरी, अर्थ के आसपास कौन घूम रहा है? मून। ठीक है, वैसे ही धरती किसके आसपास घूम रही है? सन के आसपास घूम रही है, वैसे ही सारे प्लैनेट सन के आसपास घूम रहे हैं। समझ में आया? तो दिस इज सर्कुलर मोशन, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर यू। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स, ठीक है, इन विच अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन, बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया? क्लियर है? किसी को डाउट है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स समझने के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो है केप्लर्स लॉ। ठीक है, केप्लर ने तीन लॉ दिए हमको, कितना? 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, एक एक करके एक एक लॉ देखते हैं हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, करके ही रखना है। अगर आप मेरे को पूछो कि सर साइंस 1 के टेक्स्ट बुक में कोई भी 10 क्वेश्चंस बताओ जो आपको लगता है कि बोर्ड के पेपर में आएंगे, तो उसमें से मेरा पहला क्वेश्चन होता है केप्लर्स लॉ, और ये हर साल की सेम कहानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब तुम समझो, हो सकता है कि तुम्हारे पेपर में इस साल के जो तुम लिखोगे शायद 2027 में, तो उसमें 90% चांस में देता हूं केप्लर्स लॉ आएगा। ठीक है, अभी से। नाउ क्या कहता है सबसे पहले केप्लर्स लॉ? फर्स्ट लॉ जो कहता है, देखो हम लोग को आज तक पढ़ाया गया है कि सर सन के आसपास जो ऑर्बिट है जिसमें धरती घूम रही है, दैट इज सर्कुलर, राइट। हमको यही पढ़ाया गया आज, मतलब बचपन में भी तुम लोग ने हो सकता है प्रोजेक्ट बनाया होगा या जो कुछ भी बनाया होगा, उसमें सन को बीच में बना के एक लाइन मतलब सर्कुलर लाइन बनाई थी जिसमें अर्थ घूम रही। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, इट इज नॉट सर्कुलर, ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर, ऑर्बिट इज एलिप्टिकल। ऑर्बिट कैसा है? इलिप्टिकल। मतलब ये जो सन है, सन के आसपास जो ये ऑर्बिट है जिसमें धरती घूम रही है, इट इज नॉट सर्कुलर बट इट इज इलिप्टिकल। ठीक है, इट इज इलिप्टिकल इन शेप, इलिप्टिकल इन शेप। ठीक है, अच्छा, जैसे सर्कल को हम लोग कंसिडर करते हैं एक सेंटर होता है, वैसे ही एलिप्स को हम लोग कंसिडर करते हैं 2 फोकस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 2 फोकस पॉइंट्स, कितने? 2। जैसे सर्कल को एक सेंटर है, सिमिलरली एलिप्स को 2 फोकस पॉइंट्स होते हैं। तो पहला लॉ तुम्हारा क्या बोलता है? द फर्स्ट लॉ, ठीक है, द फर्स्ट लॉ ऑफ केप्लर स्टेट्स दैट द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, दिस इज प्लैनेट अर्थ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्टिकल इन शेप। कैसा शेप है? इलिप्टिकल। इलिप्टिकल बोलेगा तो अंडा, अंडे जैसा शेप। कैसा शेप? अंडे जैसा शेप। गोल है क्या? गोल, गोल लड्डू जैसा गोल है क्या? नहीं। कैसा है? अंडे जैसा इलिप्टिकल। कैसा है? अंडे जैसा इलिप्टिकल है। तो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, किसका ऑर्बिट है? किसका घर है? अर्थ का घर। ठीक है, अर्थ फिलहाल एक प्लैनेट है, तो ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्टिकल इन शेप, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्टिकल इन शेप विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। 2 फोकाई, 2 में से कोई भी एक फोकाई पे सन। ठीक है, क्या बोला मैंने? वापस एक बार मेरे साथ रिपीट करो कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्टिकल इन शेप विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। 2 फोकाई में से एक फोकाई पे कौन है? सन है। समझ में आ गया? दिस इज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ केप्लर। मतलब क्या कहता है? अबाउट द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, अच्छा, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल धरती यहां पे थी, अब धरती यहां पे आ गई। ठीक है, दिस इज द सेम अर्थ, अब धरती फिर यहां पे आ गई। एक साल में घूमते रहेगी ना पूरा, तो यहां से यहां तक का जो एरिया है, ठीक है, इफ आई कवर कंसिडर दिस एरिया एंड देन आई कंसिडर दिस एरिया एंड देन आई कंसिडर दिस एरिया, ठीक है,
ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया सेम है, ये कहता है केपलर का सेकंड लॉ, ठीक है, इट्स व्हाट इट सेज, ठीक है। लॉ और डेफिनेशन कभी भी चेंज मत करना, ठीक है, जैसा है वैसे का वैसे ही तुमको रट्टा मारना है और वैसे का वैसे ही लिखना है। सर्कल का अनसर्कल कर दोगे, सर्कल का गोल कर दोगे तो तुमको मार्क्स भी गोल मिल जाए, फिर बोलना मत मेरे को मार्क्स गोल क्यों मिला, ठीक है, फिर मिलेगा तुमको एलिप्स पेपर में अंडा, ठीक है, समझा क्या? हाँ, तो द लाइन ज्वाइनिंग, हाँ, द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन, कौन सा लाइन सर? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, ठीक है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है प्लैनेट और सन को, स्वीप्स मतलब कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करूं, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 घंटे का, तो 1 घंटे में जितना एरिया इसने कवर किया धरती ने, उतना ही टाइम यहाँ पे भी धरती, अगर उतना ही टाइम को मैं कंसिडर करूं यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे, उतना ही एरिया यहाँ पे भी धरती कवर करेगी, उतना ही एरिया यहाँ पे भी कवर करेगी 1 घंटे में, ठीक है। 1 घंटे में धरती ने यहाँ जितना एरिया कवर किया, यहाँ जितना एरिया कवर किया, यहाँ जितना एरिया कवर किया, सब सेम रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? सेम टाइम। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स मतलब कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल मतलब टाइम पीरियड, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, ठीक है, समझ में आ गया? तो इट इज अबाउट इक्वल एरियाज, ठीक है, इक्वल एरियाज। तो फिर से एक बार, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स मतलब कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, करेक्ट, समझ में आ गया? थर्ड क्या कहता है? थर्ड, ठीक है, थर्ड क्या कहता है? व्हाट डू यू मीन बाय टी स्क्वायर? टी स्क्वायर मतलब टाइम पीरियड फॉर वन रेवोल्यूशन। टाइम, टी मतलब टाइम, टी मतलब टाइम। टाइम किस चीज का टाइम सर? एक रेवोल्यूशन होने के लिए जो टाइम लगता है, दैट इज द टाइम पीरियड, ठीक है, समझ में आया? तो द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, दो चीजें होती है देखो, एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन, ठीक है। ज्योग्राफी में तुमको बचपन में दोनों में पढ़ाएगा, ठीक है, अगर नहीं आता तो डोंट वरी, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। रोटेशन मतलब जो धरती डेली परफॉर्म कर रही है, ठीक है, धरती अपने ही एक्सेस पे रोटेट कर रही है, दिन हो रहा है रात हो रही है, दिन हो रहा है रात हो रही है, दिन हो रहा है रात हो रही है, करेक्ट, ठीक है। रेवोल्यूशन मतलब पूरा एक चक्कर काट के वापस उसी जगह पे आना। 365 दिन लगते हैं और अपन क्या बोलते हैं? 1 साल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो धरती को पूरा कितना, पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना लगता है? 365 दिन। तो धरती के ऊपर 365 दिन मतलब 1 साल। यही मैं मर्क्यूरी पे जाऊंगा, लेट्स से 88 डेज में वो एक चक्कर काट लेता है सन का, तो उसके लिए वो 1 साल 88 डेज का, ठीक है। मार्स पे जाऊंगा तो कुछ अलग, 500 दिन का वहां पे, क्योंकि उसको 500 दिन लग रहे चक्कर काटने के लिए, सन के आसपास का चक्कर काट के वापस उसी जगह पे आने के लिए उसको 500 दिन लग रहे, तो उसका 1 साल 500 दिन का है, हमारा 1 साल 365 डेज का है, क्योंकि धरती को 365 दिन लग रहे, इसीलिए 1 साल कंप्लीट होता है। आर यू गेटिंग इट? तो द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन of the planet around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल इसका डिस्टेंस है r, फिर से मैं इसका डिस्टेंस लिख दूंगा यहाँ पे, फिर से ये हटा दिया, चलो एक ही डायग्राम रहेगा, बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये रहा मेरी धरती, ये धरती से लेकर सन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज r, और जो टाइम पीरियड पूरा लगेगा दैट इज t। समझ में आ गया? ओके, ध्यान से, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन अराउंड द सन, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन अराउंड द सन मतलब धरती को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, इसका चक्कर काटने के लिए, उसका स्क्वायर किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन का क्यूब, ठीक है, समझ में आ गया? इसका क्यूब है। देखो ये एक लॉ है, ये तुमको याद करके ले लेना चाहिए, ठीक है, जितना तुम अच्छे से याद कर लोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है। ये शॉर्टकट है, उसको याद रखने का। तो कैसे? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली, मछली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसी के साथ केपलर्स लॉ होता है खत्म। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। में बता देता हूं, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कितना? 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आपको कहा जाएगा व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड अपॉन इट, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करना है? देखो, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 2 मासेस। आपको अगर ये आंसर आ गया तो बना लो 2 मासेस, ठीक है। तो ये मास m1, ये मास m2, इसका फोर्स F1, इसका फोर्स F2, इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज d, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट, ये प्लैनेट इस प्लैनेट को खींच रहा है, कौन से फोर्स से खींच रहा है? F1 फोर्स से। ये वाला प्लैनेट इसको खींच रहा है F2 फोर्स से, ठीक है, समझ में आ गया? नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट पुल्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, मतलब सबके ऊपर कहीं ना कहीं क्या है? ग्रेविटी का इफेक्ट है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल इफेक्ट इज देयर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स को उसने डिराइव किया, किसने? न्यूटन ने। न्यूटन ने कैसे डिराइव किया? ध्यान देना। न्यूटन सेड दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस का मतलब समझते हो? m1 into m2 का जो प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? फोर्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। किसको प्रोपोर्शनल है?
प्रोडक्ट ऑफ द मास मतलब क्या होता है सर, ये बड़ा मास बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब मछली आती है सामने सामने वैल्यूज लिखे जाते हैं, मतलब अगर मैंने M2 बढ़ा दिया लेट्स से, तो क्या होगा, फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बढ़ेगा तो क्या होगा, दूसरा बढ़ेगा। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब 1 अपॉन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन whom? डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। एम आई वेरी क्लियर? तो न्यूटन ने कहा, न्यूटन ने ये कहा था, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसको प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स मतलब उल्टा, तो जब हम लोग उल्टा लिखते हैं हम लोग 1 अपॉन लिखते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है सर, d है, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब 1 और 2 को अगर मैं साथ में लिखूं, दोनों ही f है बराबर, तो दोनों f को एक ही बार लिखता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखता हूं, ऊपर m1 m2 लिखता हूं, ठीक है, अपॉन ये 1 को हटा दिया, नीचे क्या आ गया, d स्क्वायर, करेक्ट, बराबर है, ओके। अच्छा, जब भी मेरे को याद रखना, जब भी मेरे को फिजिक्स में मछली हटानी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हटाना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटानी है, तो मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा किसी कांस्टेंट को। तो यहां पे मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं एक नया कांस्टेंट वैल्यू विच इज g, ठीक है। तो g क्या होता है सर, g यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g यानी कि जीनियस नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो चीज कांस्टेंट है दैट इज g। और ये क्या है, इसकी वैल्यू सर 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है सर, दिस इज द वैल्यू सर, ठीक है, ये है जी की वैल्यू, ठीक है, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये है जी की वैल्यू, ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने कहा जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये कांस्टेंट रहेगी सर, चाहे आप प्लूटो पे रहो, चाहे आप रहो सूर्य पे, चाहे आप रहो मंगल पे, चाहे आप रहो मून के, कहीं पे भी रहो, पूरे यूनिवर्स में हर जगह कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल, पूरी यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब तुमको ये फॉर्मूला, ये वैल्यू जो है याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज इसके ही बदौलत तुम लोग सम्स कर पाओगे, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज, और ये कांस्टेंट वैल्यू तुमको याद रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। इसके बेस्ड भी एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा है इस चैप्टर से। केप्लर्स लॉ हो गया, या फिर आपको पूछ लिया ये हाउ टू डिराइव न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर एक फॉर्मूला, या फिर एक सम पूछ लिया गया इसके ऊपर न्यूमेरिकल। काफी सारे क्वेश्चंस है ग्रेविटी में, काफी सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 कंडीशंस तुमको दिए गए नीचे टेक्स्ट बुक में। अगर मैं मास को डबल कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे मास को, ठीक है, m1 into m2 करके अगर 10 आ रहा है, मैं इसको अगर डबल कर दूं, इंटू 2 कर दूं, तो फोर्स भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है सर। अगर मैं किसी भी एक मास को अगर डबल करता हूं तो फोर्स भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। लेकिन सर अगर मैं यहाँ पे 2d करूं, अगर इसके डिस्टेंस को दुगना कर दूं, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4d स्क्वायर आता है आंसर। तो फोर्स जो है 4 गुना कम होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। एग्जांपल के साथ बता देता हूं, एक दीवार बना रहे हैं 2 लोग मिलके, ठीक है, एक दीवार बना रहे हैं 2 लोग मिलके, अगर मैंने 4 लोग कर दिए तो काम कम टाइम में हो जाएगा, राइट। अगर एक दीवार बनाने के लिए 2 लोग मैंने लगाए, अगर 4 लोग वही काम करेंगे तो कम टाइम में हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब तुम आदमी बढ़ाते हो तो टाइम कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, दिस इज कॉल्ड एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर 4 गुना डिस्टेंस बढ़ गया तो 4 गुना फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। जैसे जैसे 2 बॉडीज, 2 प्लैनेट्स आपस से दूर होते जाते हैं, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स कम 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 होते जाता है, समझ में आ गया। लेकिन जितना बड़ा मास रहेगा, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर बहुत बड़ा मास है, मास बहुत बड़ा है, उतना ज्यादा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, उतना ज्यादा वो चीजों को खींच सकता है अपने आसपास। तो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर यू। तो इसी के साथ दिस वीडियो इज एंडिंग, और आगे हम लोग जो भी चीजें हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।